साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन से गौतम रत्ना और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा बायोग्राफी, जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई और उनके जिंदगी के ऐतिहासिक पल आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। तो देखिए, जब बाबा साहब गोरेगांव स्टेशन जो बैलगाड़ी से जा रहे थे, जो बीच में खाने के लिए रुके, उसके बाद उनके साथ जो चीजें हुई वो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेंगी। जब वो रुकते हैं एक तालाब के पास में, उसके लिए खाने के लिए, तो पानी नहीं था, पानी की वजह से वहां रुकते हैं, यहाँ पानी पीने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, सुनिए, गायों, भैंसों और अन्य मवेशियों का मलमूत्र जो पीने के लिए तालाब पर जाते थे, यानी उस तालाब में गाय भैंसों का मलमूत्र भी था। वास्तव में वह पानी मनुष्यों के उपयोग के लिए नहीं था। वैसे भी पानी की बदबू इतनी तेज थी कि हम उसे पी नहीं सकते थे, इसलिए हमें अपना भोजन समाप्त करना पड़ा और गाड़ी वाले के आने का इंतजार करना पड़ा। वह काफी देर तक नहीं आया और हम बस उसे हर दिशा में खोजते रहे। आखिरकार वह आया और हमने अपनी यात्रा शुरू की। करीब 4-5 मील तक हम गाड़ी चलाते रहे और वह पैदल चलता रहा। फिर वह अचानक गाड़ी में कूद गया और हमारे हाथ से लगाम ले ली। हमें लगा कि यह उस व्यक्ति का अजीब व्यवहार है जिसने हमारे शरीर के प्रदूषण के डर से गाड़ी किराए पर देने से इनकार कर दिया था और अपने सभी धार्मिक संकोचों को दरकिनार करके हमारे साथ एक ही गाड़ी में बैठने के लिए सहमत हो गया था। लेकिन हमने उससे इस मुद्दे पर कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। हम जल्द से जल्द अपने गंतव्य गोरेगांव पहुंचने के लिए उत्सुक थे और कुछ समय के लिए हम केवल गाड़ी की गति में रुचि रख रहे थे, लेकिन जल्दी ही हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे को दूर करने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई पुरुष या महिला, यहाँ तक कि कोई मवेशी भी नहीं था जो हमें एहसास दिला सके कि हम उनके बीच में हैं। हम अपने चारों ओर फैले अकेलेपन से डरने लगे। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हमने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और हम मसूर से बहुत दूर आ गए थे, यानी जो स्टेशन पर उतरे थे वहां से बहुत दूर आ चुके थे। 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन गोरेगांव का पता नहीं था। हमारे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। हमें शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं गाड़ी वाला विश्वासघात करने वाला है और वह हमें मारने के लिए किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे सोने के गहने थे। इससे हमारा शक और भी पुख्ता हो गया। हमने उससे पूछना शुरू किया कि गोरेगांव कितनी दूर है, हमें वहां पहुंचने में अभी इतनी देर क्यों हो गई। वह कहता रहा कि यह ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। रात के करीब 10 बज रहे थे जब हमने पाया कि गोरेगांव का कोई पता नहीं है, तो हम बच्चे रोने लगे और गाड़ी वाले को गालियां देने लगे। हमारा विलाप और रोना धोना काफी देर तक चलता रहा। गाड़ी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमने कुछ दूरी पर एक लाइट जलती देखी। गाड़ी वाले से कहा, क्या तुम उस रोशनी को देख रहे हो? वह चुंगी कलेक्टर की रोशनी है। हम रात को वहीं विश्राम करेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई और हमने रोना बंद कर दिया। रोशनी दूर थी, लेकिन हम उस तक कभी नहीं पहुंच पा रहे थे। चुंगी कलेक्टर की झोपड़ी तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गया। अंतराल ने हमारी चिंता बढ़ा दी और हम
बैलगाड़ी वाले से तरह तरह के सवाल पूछते रहे, जैसे कि वहां पहुंचने में देरी क्यों हुई, क्या हम उसी सड़क से जा रहे थे आदि। आखिरकार आधी रात को गाड़ी चुंगी कलेक्टर की झोपड़ी तक पहुंच गई। यह एक पहाड़ी की तलहटी में, लेकिन पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां बहुत सारी बैलगाड़ियां रात के लिए विश्राम कर रही थीं। हम बहुत भूखे थे और खाने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन फिर पानी का सवाल था। जो पानी का वाक्य मैंने आपको पहले बताया कि पानी की दिक्कत वहां भी होगी, इसलिए हमने अपने बैलगाड़ी वाले ड्राइवर से पूछा, क्या पानी मिल सकता है। उसने हमें चेतावनी दी कि चुंगी कलेक्टर एक हिंदू है। अगर हम सच बोलेंगे और कहेंगे कि हम महार हैं तो हमें पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी किस्मत आजमाओ। उनकी सलाह पर टोल कलेक्टर की झोपड़ी में गया और उससे पूछा, क्या वह हमें कुछ पानी दे देंगे। तो उसने छुटते ही यही पूछा, तुम कौन हो। तो मैंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना इस देश में रही, और आज भी वो लगातार जिंदा है कि उनको वहां झूठ बोलना पड़ा। हिंदू होते हुए भी, बाबा साहब हिंदू होते हुए भी अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते थे। तो मैं इन हिंदुओं से एक सवाल करना चाहता हूं। ये हिंदुओं पे एक बड़ा गहरा विचारणीय प्रश्न चिन्ह है कि क्या वो हिंदू अपने जो आज के टाइम में जो SC ST OBC मायने के जो लोग हैं, क्या उनको वो हिंदू मानने को आज भी तैयार हैं। आप पूरे देश के किसी भी गांव में चले जाइए, उन जिनको उस टाइम अछूत कहा जाता था, आज के SC ST OBC जो लोग हैं, आज भी उनके घर आपको गांव के किनारे पे मिलेंगे अलग। उनके लिए आज भी, आज के 75 साल की आजादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी 75 साल हो गया, आज भी उनके जो रास्ते हैं वो कच्चे मिलेंगे। और जिधर जनरल कास्ट के लोग रहते हैं, लाइक ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, या जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके घर आज अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो उनके यहाँ पर तारकोल की सड़क मिलेगी उनके सामने, उनके घर के, उनकी गलियों के सामने। लेकिन जहां जिस छोर में शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, उस जाति जनजाति के लोग रहते हैं, उस तरफ आज भी आपको कच्चे रास्ते मिलेंगे। मैक्सिमम गांवों की संख्या ऐसी है, और मैं खुद ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर हर महीने 2 महीने में ठाकुरों का वर्चस्व अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाते हुए शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उन पर किसी न किसी रूप में अत्याचार करता ही रहता है। तो भाइयों, एक सवाल है आपसे, बाबा साहब की जिंदगी तो और पुरानी है, तो उन्होंने कितनी कष्ट झेल करके हमको यहाँ तक जो कुछ आज थोड़े बहुत जो अधिकार मिले हैं, चाहे रिजर्वेशन का हो, चाहे किसी भी चीज में, एजुकेशन में हो, ये कितनी मुश्किलों को पार करके उन्होंने इस देश के लोगों को बराबरी के लिए ये काम किया होगा। तो लेकिन जब हम आज अगर हम देखते हैं उन पढ़े लिखे लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पूरे जीवन की कुर्बानी के बाद, रिजर्वेशन के बाद आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी पहुंच गए, लेकिन जब हम देखते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी या अपने समाज जो पीछे, उनसे जो पीछे समाज रह गया, नहीं पढ़ पाया, उसको वो कहीं पर भी पे बैक टू सोसाइटी या किसी तरह की हेल्प करते नजर नहीं आते हैं। ये आपको सोचना होगा और आपको सोचना चाहिए, और अपने से जो पीछे लोग रह गए उनके लिए भी आपको काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं, मैं खाली स्टूडियो में यहाँ बैठ करके बाबा साहब की स्टोरी ही नहीं बताता, मैं इस तरह के जो अत्याचार और शोषण जो होते हैं देश के अंदर हमारे बहुजन समाज पर, SC ST OBC पर, माइनॉरिटी पर, तो मैं उनको कोशिश करता हूं कि मैं उनको उसमें एक्शन हो,
वहाँ के अफसरों से भी बात करते हैं हम ऐसे केसेस में। तो खाली ये नहीं कि स्टूडियो पे एक वीडियो दिखा दिया और काम खत्म हो गया, उससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो मैं आपसे एक अपील करता हूँ, आप हमारे दोनों ही चैनल को, बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें भी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उस बाबा साहब अम्बेडकर उस की जो विचारधारा है उनकी, उसको हम लोगों तक पहुंचा पाए, लोग सुन पाएं और उससे लोग एक प्रेरणा ले पाएं। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और हो सके तो हमारे चैनल को चाहे जितना हो सके एक आर्थिक सहयोग भी करें। और ये अभी आप हमारे चैनल पर बाबा साहब की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और आत्मकथा का ये चौथा पार्ट आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में आप देखेंगे बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े किस हिस्सों को अगले बायोग्राफी में 5वें एपिसोड में, जो उनकी जिंदगी का कोई दूसरा किस्सा हम लेकर आपके लिए आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714